Hello everyone, this is Mohit Advocate. Welcome back to another class. And in this video we will study भारतीय न्याय संहिता 2023 और हमने 2-3 क्लास अभी पढ़ चुके हैं भारतीय न्याय संहिता की। पहली क्लास मैंने इंट्रोडक्शन की दी थी, उसके बाद हमने सारे डेफिनेशन वाले क्लास पूरे किए थे और कल वाली क्लास में हमने सेक्शन 3 जो कि इसका मेन है जिसमें कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन के रूल्स देखने को मिलते हैं। हमने कल सेक्शन 3 पढ़ लिया था अच्छे से और आज हम सेक्शन 4 से कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर 2 ऑफ पनिशमेंट्स, जो कि ये सेक्शन 4 से लेकर आगे बताता हूँ कहाँ तक है। हाँ, सेक्शन 13 तक। ठीक है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13 तक हम पढ़ने वाले हैं आज भारतीय न्याय संहिता की। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकेंड हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 ऑफ पनिशमेंट्स, ठीक है, कि सज़ा उज़ा कितनी मिलेगी वो बता रखा है चैप्टर 2 में। अब सेक्शन 4 पनिशमेंट्स बता रखी, भाई पनिशमेंट्स कौन कौन सी होंगी भारतीय न्याय संहिता के अंदर। अब देखिए, द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता आर, जो सज़ा मिलेगी ऑफेंडर्स को और इस संहिता के प्रोविजंस के अंदर वो कौन कौन सी सज़ा होंगी, ये वाली पढ़ेंगे आगे। अब आगे पढ़ेंगे, एक सेकंड रुकिए, पेज फ्लिप कर लेता हूँ। हाँ, ए तो पहली तो उनको मिल सकती है डेथ, कैपिटल पनिशमेंट। बी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद मिल सकती है। सी इम्प्रिजनमेंट विच इज़ ऑफ 2 डिस्क्रिप्शन, नेमली इम्प्रिजनमेंट जेल कटवानी जो कि 2 डिस्क्रिप्शन की है, जो कि कौन सी है वो 2 डिस्क्रिप्शन। अब 1 रीग्रस, मतलब रीग्रस इम्प्रिजनमेंट, डैट इज़ अब वो रीग्रस क्या होती है, विद हार्ड लेबर, मतलब जेल कटवाई जाएगी मजदूरी के साथ, हार्ड लेबर का, छोटी मोटी मजदूरी नहीं, आसान मजदूरी नहीं, बहुत खतरनाक हार्ड लेबर के साथ काम कराया जाएगा। ठीक है, मजदूर को बनाया जाएगा। और इम्प्रिजनमेंट में 2 कौन सा, सिंपल इम्प्रिजमेंट। ठीक है, इसमें कोई कार्य नहीं कर जाएगा, आप जाओ अंदर से रहो आराम से और मौज करो। ठीक है, जो भी ऑफेंस करेगा जिसको पनिशमेंट मिलेगी, सेंटेंस होगी। ठीक है, अब डी 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उस डी 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती कर ली जाएगी, तो ये भी पनिशमेंट है। ठीक है, ई अब फाइन, तो क्या है लास्ट पनिशमेंट, क्या है, फाइन, जुर्माना लिया जाएगा। तो हमारे पास कितनी तरह की पनिशमेंट्स आ गई हैं सेक्शन 4 में, 5 तरह की पनिशमेंट्स आ गई। ठीक है, 5 तरह की पनिशमेंट्स आ गई हैं। अब ये नई पनिशमेंट एक ऐड की गई है इसमें सेक्शन 4 में, इसको बोलते हैं एफ, कम्युनिटी सर्विस की, जनता जनार्दन समुदाय की सर्विस करनी पड़ेगी, तो कम्युनिटी सर्विस भी अब पनिशमेंट के रूप में ऐड कर दी गई है हमारे भारतीय न्याय संहिता में। तो अब हमारे पास कितनी पनिशमेंट हो गई है, टोटल 6। ठीक है, तो हमारे सेक्शन 4 में अब हमें टोटल 6 पनिशमेंट देखने के लिए मिलती है, तो कि कम्युनिटी सर्विस भारतीय न्याय संहिता से 2023 से ऐड की गई है हमारे स्टैट्यूट में। ठीक है, पीनल लॉ में। हम पढ़ेंगे सेक्शन 5, सेक्शन 5 हम पढ़ेंगे कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का रूल्स बताता है सेक्शन 5 भारतीय न्याय संहिता का। पढ़ते बॉडी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, भाई जो भी एप्रोप्रिएट सरकार है, वो केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी राज्य की राज्य सरकार हो, वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, कोई सहमति नहीं लेगी किसकी, ऑफेंडर की, अपराधी की। कम्यूट एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। कम्यूट एनी पनिशमेंट, किसी भी पनिशमेंट जो उसको पनिशमेंट मिली हुई है, भाई हाई ऑब्वियसली हाई पनिशमेंट मिली हुई है, तो उसको कम्यूट कर देगी, उसको थोड़ा घटा देगी, उसको थोड़ा डिक्रीज कर देगी। अंडर दिस संहिता, जो इस संहिता के अंतर्गत उसे मिली थी किसी ऑफेंस में, अब मान के चलिए एक अपराधी को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिली थी। ठीक है, तो कह रहा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको कम्यूट कर सकती है, उसको घटा सकती है, उसको लेस कर सकती है, और ऑफेंडर का कोई उसमें कंसेंट नहीं लिया जाएगा। अब मान के चलिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को उसकी सज़ा, ऑफेंडर की सज़ा कितनी करनी है, 14 ईयर्स करनी है, और उसको मिली कितनी हुई थी, उम्र कैद मिली हुई थी कि जब तक जिएगा जब तक जेल में ही मरेगा और सड़ेगा। तो अब उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अब उसकी क्या करनी है, सज़ा कम्यूट करनी है, 14 साल तक करनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो उसका कोई कंसेंट नहीं रह जाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक, और कौन से प्रोविजन फॉलो करे जाएंगे, सेक्शन 474 जो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 474 है, जो कम्यूटेशन के ऊपर ही दिया गया है, उसके प्रोविजन को फॉलो करते हुए करी जाएगी। ठीक है, अब सेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ गए हैं। कह रहा है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स, तो कह रहा है इस सेक्शन में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड लिखा है उसके लिए समझ लीजिए कि कौन होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखिए, ए इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज द सेंटेंस ऑफ डेथ, भाई उन केसेस में जिसमें सेंटेंस डेथ की है, मौत की है, और इज एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, तो कोई ऐसा लॉ है जिस पर सीधी सीधी पावर किसकी चलती है, सिक्का किसका चलता है, केंद्र सरकार का चलता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम किसको मानेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम केंद्र सरकार को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानेंगे। अब बी
इन केसेस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट, भाई और अन्य केसेस में चाहे सेंटेंस डेथ है या नहीं है, इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू एनी मैटर विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड, और उस मैटर पर, उस पीनल लॉ पर कौन सा राज्य की विधायिकाओं का बोलबाला है, ठीक है। तो क्या होगा, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है, उस सरकार, उस राज्य की गवर्नमेंट जिसमें ऑफेंडर को सेंटेंस किया गया था, ठीक है। तो वो राज्य की सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। तो मान के चलिए अब हमारा गुड़गांव में किसी एक व्यक्ति को मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा होती है। अब 2-3 साल वो जेल में रह के अच्छी सेवा हुआ कर देता है, भाई अच्छा अपने आप को बिहेवियर दिखाता है, तो गवर्नर जी के पास रिपोर्ट जाती है, राज्यपाल जी के पास रिपोर्ट जाती है, और उसको क्या बोलते हैं कि भाई इसकी चलो इस व्यक्ति की सज़ा 14 साल कर देते हैं। तो गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब, राष्ट्रपति साहब सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें हरियाणा स्टेट में क्या हुआ था, अब हरियाणा स्टेट में उसको सज़ा हुई थी, तो हरियाणा के राज्यपाल ही करेंगे, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी कहलाई जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यही कहना चाह रहा है हमारा सेक्शन 5। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, कि भाई गिनने के लिए जो ये पनिशमेंट जो बॉडी में दी गई, इसको गिनने के लिए, इसकी गिनती करने के लिए कैसे इसके फ्रैक्शंस लगाएंगे, तो वो सेक्शन 6 में बॉडी पढ़ता हो। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, भाई हिसाब किताब कैलकुलेशन करने के लिए कि कब से और कब तक पनिशमेंट चलेगी। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्वल टू इम्प्रिजमेंट फॉर 20 ईयर्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो जो उम्र कैद की सजा है उसको आप मान लीजिए फ्रैक्शंस, उसको बस कैलकुलेट करने के लिए कि वो 20 साल है, ठीक है। तो जनरल रूल है कि भाई फ्रैक्शंस मान लीजिए कैलकुलेट करने के लिए वो 20 साल है, लेकिन अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, भाई अगर कुछ और सेंटेंस ऑर्डर में, क्वांटम ऑफ सेंटेंस के ऑर्डर में कुछ और बता रखा है तो उसे 20 ईयर्स मत मान लिएगा, फिर वो मानना, ठीक है। अब उसमें सेंटेंस ऑर्डर में ये लिखो, क्वांटम ऑफ सेंटेंस के ऑर्डर में ये लिखवा रखा है कि भाई फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ ही विल स्पेंड ऑल हिज लाइफ इन द जेल। सो अब क्या 20 ईयर्स नहीं मानेंगे उसमें। तो बस हमें जब कैलकुलेट करना है, जैसे फाइन वगैरह के रूप में हमें जब देखना है कि भाई कितना इसका हम फ्रैक्शन लेंगे, तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ जो उम्र कैद होती है ना, उसका फ्रैक्शन हम कितना लेंगे, 20 ईयर्स लेंगे, ठीक है। अब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एक सब्जेक्टिव वर्ड है भाई, एक अक्यूज को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हुई, अभी अक्यूज जिस टाइम उसे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हुई वो 25 ईयर्स का है, वो 25 ईयर्स का है। अब उसकी लाइफ तो कम से कम भाई इनएविटेबल है, कम से कम मुझे तो 50 साल भी चल जाए, 40 भी चल जाए, अगले साल ही मर जाए। तो फ्रैक्शंस के लिए अब कितना हम लगाएंगे कि वो कितना समय जेल में काटेगा, 20 साल काटेगा। पर रियलिटी में ये नहीं है कि वो 20 साल नहीं काटेगा, वो काटेगा तो उम्र क्या दी। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए फाइन प्रोसीडिंग्स का कितना हुआ, क्या हुआ, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रैक्शंस लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि उम्र कैद को हम 20 साल कहकर चलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कोई भी ये मत सोच लेना कि उम्र कैद हुई है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हुई है तो 20 साल की होगी सज़ा, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस हम फ्रैक्शंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे, जो कि है सेक्शन 7 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट होली और पार्टली रीग्रेस और सिंपल। तो सेंटेंस विभिन्न केसों में या तो पूरी की पूरी रीग्रेस हो जाएगी या आधी रीग्रेस होगी, आधी सिंपल होगी, ये सेक्शन 7 बता रहा है। देखिए बॉडी पढ़ते हैं, इन एवरी केस इन विच द ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट विच में बी इधर डिस्क्रिप्शन। कोई ऐसे मुकदमे में, फौजदारी मुकदमे में एक ऑफेंडर को, एक अपराधी को सजा हुई है, और सजा कौन सी हुई है, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट विच में बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, और उसको पनिशमेंट मिली है ईदर डिस्क्रिप्शन की। अब भारतीय न्याय संहिता में हर सेक्शन में ईदर डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो मान लेना ईदर डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, रीग्रेस इम्प्रिजमेंट और सिंपल इम्प्रिजमेंट, ठीक है, आगे नहीं बताऊंगा, यही इसका मतलब है। इट शैल बी competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous। तो सक्षम है उस कोर्ट के लिए जो अपराधी को सजा देता है कि वो डायरेक्ट कर दे कि भाई पूरी की पूरी पनिशमेंट या तो होली रिगरस हार्ड लेबर के साथ कटवाई जाएगी इस अपराधी को, और डेट सच इम्प्रिजमेंट शैल बी होली सिंपल, या ये पूरी जो सेंटेंस मैं दे रहा हूँ ये बिल्कुल सक्षम है, कॉम्पिटेंट है वो कोर्ट, वो कह सकता है कि ये तो या तो इस अपराधी को जो सजा कटवाई जाएगी वो पूरी सिंपल कटवाई जाएगी, और डेट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजमेंट शैल बी रिगरस एंड रेस्ट सिंपल, या फिर कोई भाग उस पनिशमेंट का जो मैं इसे दे रहा हूँ क्वांटम ऑफ सेंटेंस में जज साहब बोल रहे हैं, तो कोई भाग इसे रिगरस इससे हार्ड लेबर कराओ और कोई भाग इसका सिंपल रखो। तो मान के चलिए चोरी के केस में जो भारतीय न्याय संहिता में चोरी का केस दिया गया है उसमें क्या है, ईदर डिस्क्रिप्शन की सज़ा दी गई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो जज के कॉम्पिटेंस में है 3 साल सज़ा होती है चोरी की, ठीक है, नॉर्मल चोरी की, ड्वेलिंग हाउस में 7 साल होती है। तो मान के चलिए एक चोर ने ड्वेलिंग हाउस में चोरी की
उसकी 7 साल उसको सज़ा मिली है। पर वो क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल जज के लिए कॉम्पिटेंट है। सेक्शन 7 का, सेक्शन 7 भारतीय न्याय संहिता का यूज़ करते हुए वो क्या कर सकते हैं, 3.5 साल भाई तू काट रीग्रेस, तू मजदूरी कर जेल में, और 3.5 साल तू काट सिंपल, तू ऐश कर लेटर है जेल में, ठीक है, ये हो सकता है। या वो ये भी कह सकते हैं कि भाई 1 साल तू मजदूरी कर जेल में जो इसने चोरी की थी जिसको सज़ा दे दी थी, और तू 6 साल सिंपल से काट, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप 6 साल तो जेल में मजदूरी करोगे और 1 साल आप क्या करोगे, सिंपल जेल में बिताओगे टाइम, सिंपल इम्प्रिजमेंट, कुछ काम नहीं करोगे, पर 6 साल तक आप मजदूरी करोगे, हार्ड लेबर करोगे, तो उसको बोलते हैं रीग्रेस। तो ऐसा भी जज साहब कर सकते हैं किसी भी केस में जिसमें भारतीय न्याय संहिता की जो धारा ईदर डिस्क्रिप्शन, प्रावधानों में ईदर डिस्क्रिप्शन लिया, बस उसी में ये होता है। जिसमें ईदर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हो ना, उसमें सिंपल मिलती है। और अगर जिसमें मेंशन एक्सप्रेसली कर रखा कि रीग्रेस इम्प्रिजमेंट कटवानी है, तो भाई उसमें तो रीग्रेस ही मिलेगी, सिंपल नहीं मिलेगी, ठीक है। जिसमें ईदर डिस्क्रिप्शन है उसमें दोनों दे सकते हैं जज साहब, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ सेक्शन 7 में। अब सेक्शन 8 हम पढ़ेंगे, जो कि है अमाउंट ऑफ फाइन लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो भाई जुर्माने का राशि, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर क्या लाइबिलिटी है फिर अपराधी की, अगर वो गड़बड़ कर देता है, जुर्माना नहीं देता है, तो एक्सेट्रा। तो अब ये बताता है हमें सेक्शन 8, अब बॉडी पढ़ते हैं। सेक्शन 8 का 1, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, जहाँ एक सजा हुई है एक व्यक्ति को, एक अपराधी को, और कोई जुर्माने का राशि जजमेंट में बयान नहीं की है जज साहब ने, तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड। तो भाई जो अमाउंट है, जो जुर्माना है, जो अपराधी को लगेगा, वो अनलिमिटेड, वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो सकता है। बट शेल नॉट बी एक्सेसिव, बट भाई अनलिमिटेड तो हो सकता है पर एक्सेसिव नहीं हो सकता, ज़्यादा में नहीं हो। ज़्यादा और बहुत ज़्यादा में बहुत फर्क है, तो ज़्यादा हो सकता है पर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, एक्सेसिव नहीं हो सकता, उसकी लिमिट्स में हो सकता है, ठीक है। तो यही कह रहा हमारा 8 का 1, दोबारा पढ़ते हैं 8 का 1 को। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, जहाँ कोई भी, भाई बहुत सारे प्रावधान आएंगे हमारे भारतीय न्याय संहिता में, वहाँ कोई सम नहीं दे रखा, मतलब कोई राशि नहीं दे रखी कि ये वाला अपराध करेगा तो व्यक्ति को सजा भी होगी, जेल भी कटवाई जाएगी और जुर्माना भी लगेगा, पर वो और विद फाइन और विदाउट फाइन ऐसा लिखा गया ना, और विद फाइन और विद बोथ। तो विद फाइन में पैसा नहीं लिखा गया कि कितना जुर्माना लगेगा, तो वहाँ पे अनलिमिटेड फाइन होता है, आप कितना भी लगा सकते हो। पर भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास भाई अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। लेकिन CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तो अनलिमिटेड लगा सकते हैं कितना भी, पर एक्सेसिव नहीं लगा सकते। ज़्यादा और बहुत ज़्यादा में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 का 2, इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, हर एक मुकदमे में एक अपराध के क्या होता है, सब हेड ए, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन, जो कि पनिशेबल है किसके साथ, जेल कटवानी भी है उसमें और साथ के साथ फाइन भी देना। तो उसमें क्या होगा, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, और जिसमें सेंटेंस को जेल, अपराधी को जेल नहीं कटवाई जाती, बस जुर्माना देने के लिए बोला जाता है। वेदर विद और विदाउट फाइन, वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजमेंट, और जुर्माना कैसे बोला है कि भाई जुर्माना दोगे तो तुम्हें इम्प्रिजमेंट होगी, सॉरी जुर्माना नहीं दोगे तो इम्प्रिजमेंट हो जाएगी, और जुर्माना दे दोगे तो नहीं होगी, ठीक है, ये बोला गया है। अब सब एट बी, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट और फाइन और विद फाइन ओनली, या फिर वो एक अपराध भारतीय न्याय संहिता का पनिशेबल है, सजा याफ्ता है, कैसे, उसको इम्प्रिजमेंट, जेल कटवाई जाएगी, और या तो जेल नहीं कटवाई जाएगी तो अल्टरनेटिव में फाइन दिया जाएगा, और या तो फाइन नहीं दिया जाएगा, जुर्माना नहीं उस पर लगाया जाएगा, तो दोनों, और विद बोथ, इम्प्रिजमेंट भी कटवाई जाएगी और जुर्माना भी, ठीक है। तो ये कह रहा है इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, और जिसमें अल्टरनेटिव में उसको जेल नहीं कटवाई गई, उसको बस जुर्माना देने के लिए बोला है। तो क्या रूल है, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट, ये बिल्कुल सक्षम है उस कोर्ट के लिए जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस सुनाता है, विच सेंटेंस इज सच ऑफेंडर, जो सेंटेंस सुनाता है, टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस डैट, कि अपनी सेंटेंस में, क्वांटम ऑफ सेंटेंस में दिशा निर्देश दे दे, क्या दे दे, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, की अपराधी, ये अक्यूज, ये कन्विक्टेड, जिसको हमने सजा की है, ये डिफॉल्ट कर देता अगर जुर्माना देने में, द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म, की फिर इसको सजा कटवाई जाएगी सर्टेन टर्म्स तक, ठीक है, वो सेंटेंस में बताया जाएगा कितने टर्म तक सजा कटवाई जाएगी, जेल कटवाई जाएगी अगर जुर्माना नहीं देता है तो। इन विच इम्प्रिजमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजमेंट टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस्ड, और जो ये जो जुर्माना नहीं दिया उसने डिफॉल्ट कर दिया फिर उसको सेंटेंस होगी, वो जो उसको पनिशमेंट मिलेगी ना, जेल कटवाने वाली असली सजा मिलेगी। तो जुर्माने में तो भाई वो जेल नहीं काटा था, ओनली वो सिंपल जेल जाता, पर वो जेल जाने के बाद भी जुर्माना जो उसको बोला गया वो नहीं दे रहा, तो जो उसको जुर्माने की सजा मिलेगी ना जेल कटवाने की, वो जो उसको एक्सेस में मिलेगी। जैसे मान के चलिए किसी चोर को चोरी के केस में 3 साल की सजा दे दी और उसको फाइन लगा दिया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने 1 लाख रुपए, और साथ में सेंटेंस में दिशा निर्देश दे दिए कि भाई 1 लाख रुपए अगर डिफॉल्ट करता है, फाइन नहीं देता, तो इसको 1 साल की जेल और करो।
तो अब अगर वो फाइन नहीं देता तो उसको कितनी जेल होगी, 3 साल की नहीं होगी, ठीक है, उसको फिर 4 साल की जेल होगी, ये कहना चाहता है, ठीक है। और टू विच ही मे बी लाइबल अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो मोटी मोटी बात आज मैंने ये बताई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 8 का 3, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन in default of a payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum fees for the offence। अब ये कह रहा है कि भाई जैसे जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, जो फाइन अपराधी को सजा हो जाएगी तो वो डिफॉल्ट कर देगा, जुर्माने का सम राशि अदा नहीं करेगा, तो उसको कितनी तक की सजा हो सकती है। तो कह रहा अगर देखो फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, एक चोरी का केस है, उसमें मान के चलो एक व्यक्ति ने चोरी की थी, ड्वेलिंग हाउस में नहीं की थी, जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं वहाँ नहीं की थी, रोड पर चलते चलते चोरी की थी, ठीक है, किसी दुकान में की थी, तो मान के चलो उसको 3 साल की सज़ा दे दी और उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। तो यही कह रहे हैं कि 3 साल की उसको सज़ा थी ना, अगर वो फाइन नहीं भरता तो 1/4, आप 3 साल का 1/4 निकाल दीजिए तो उतनी उसको सज़ा दी जाएगी, 1/4 से ज़्यादा उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है, उस ऑफेंस की। ये कह रहा है हमारा 8 का 3, ठीक है। इफ द ऑफेंस भी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन, ठीक है, ये कह रहा है हमारा कि 1/4 से ज़्यादा सज़ा उसको उस ऑफेंस की जो हाईएस्ट जिसको उसकी सज़ा मिली, जेल कटवाई, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने दिया, फॉर एग्जांपल चलो एक और ले लेते हैं कि भाई मान के चलो सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब एक चोर ने ड्वेलिंग हाउस जहाँ पे व्यक्ति लोग रहते हैं, एक घर के अंदर चोरी की और वहाँ से जो भी माल मूल उसने चुराया वो तो चुराया, लेकिन उसको पकड़ लिया गया और उसको भाई हियरिंग वगैरह ट्रायल वगैरह सब कुछ होगी, तो उसको लास्ट में जज ने 4 साल की सज़ा कर दी, ठीक है, 4 साल की सज़ा कर दी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM साहब ने। तो अब क्या होगा, सॉरी तो अब क्या होगा भाई, 4 साल की सज़ा कर दी, उसको फाइन देता दिया कि भाई तेरे को जुर्माना देना है 1 लाख रुपए, ठीक है, और तुम 1 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुम्हें 1 साल की जेल कटवाई जाएगी, तुम्हें 1 साल की जेल कटवाई जाएगी। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब जो 4 साल है तो उसके 1/4 लगेंगे, तो उसको जुर्माने की उतनी जेल कटवाई जाएगी। अब 1/4 इंटू 4 साल कर लो, कितने साल हो गए, सीधा सीधा 1 साल हो गया। तो अब उसको 4 साल तो उसके लिए और 1 साल जुर्माना ना अदा करने के लिए 5 साल की जेल कटवाई जाएगी, सीधी सीधी ये बात है 8 के 3 में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 8 का 4 जो कि बताता है द imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence। तो ये कह रहा है अगर भाई जुर्माना उसने नहीं दिया, अपराधी ने जुर्माना लगा दिया था, जुर्माना नहीं दिया, वो कह रहा है मैं तो जेल काटूंगा, तो कह रहा है फिर उसको जो जुर्माने वाली पनिशमेंट है ना वो भी इधर डिस्क्रिप्शन की, आप रिग्रेस भी दे सकते हो और सिंपल भी दे सकते हो, सीधी इतनी सी बात बता रहा है। और नेक्स्ट में क्या बता रहा है, और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस में बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस। और अगर उसको जो पनिशमेंट दे दी जाती है कम्युनिटी सर्विस करने की और वो कम्युनिटी सर्विस नहीं करता है तो उसको फिर अब आप जेल कटवा दो, कोई भी डिस्क्रिप्शन की, ये बोला गया है हमारे 8 के सबसेक्शन 4 में। अब 8 का सबसेक्शन 5, इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन, अगर भाई अपराध बस पनिशेबल है, मतलब उसमें सजा दी गई है बस जुर्माने की और कम्युनिटी सर्विस या फिर समुदाय की सर्विस की, कम्युनिटी सर्विस की, तो क्या होगा, द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, फिर इम्प्रिजमेंट जो सजा जेल जो कोर्ट करेगी अगर इसके डिफॉल्ट में कि भाई वो जुर्माना नहीं देता और कम्युनिटी सर्विस नहीं करता तो कितनी होगी, और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल बी सिंपल। तो भाई अगर वो जुर्माना नहीं देता है और वो कम्युनिटी सर्विस नहीं करता तो उसकी इम्प्रिजमेंट जो कटवाई जाएगी उससे सिंपल जेल कटवाई जाएगी, रिग्रेस नहीं कटवाई जाएगी, ठीक है। लेकिन उसी अपराध में जिसमें उसको सजा दी गई है कम्युनिटी सर्विस की और उस अपराध में जिसको बस उसमें जुर्माना की पनिशमेंट है, कोई जेल कटवाने की पनिशमेंट नहीं, तो उसको सिंपल पनिशमेंट कटवाई जाएगी जेल में, अगर वो जुर्माना नहीं देता तो कम्युनिटी सर्विस नहीं करता तो, ठीक है। एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन पेमेंट ऑफ फाइन इन डिफॉल्ट ऑफ द कम्युनिटी सर्विस शैल नॉट एक्सीड। और अब जो टर्म वो काटेगा जुर्माने के डिफॉल्ट में, वो जो उसने नहीं दिया और कम्युनिटी सर्विस उसने नहीं की, तो कितने टाइम से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, दिएगा ए 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज़। भाई अगर जुर्माने का अमाउंट 5,000 तक है ना, तो उसको व्यक्ति को जो डिफॉल्ट करेगा, जुर्माना नहीं देगा, फाइन नहीं देगा और कम्युनिटी सर्विस नहीं करेगा, तो उसको 2 महीने तक की सिंपल इम्प्रिजमेंट की सज़ा कटवाई जाएगी जेल में। बी 4 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़। भाई अगर 10,000 रुपये तक का जुर्माना उस अपराधी को लगाया था कि भाई 10,000 का तुम्हारी जुर्माना, तुमने जो अपराध किया था और कम्युनिटी सर्विस करवाई गई थी पर वो नहीं करता है, तो अगर 10,000 से कम का अमाउंट है तो उसको 4 महीने की जेल कटवाई जाएगी। 5,000 के अमाउंट में 2 महीने की जेल, 10,000 के फाइन में 4 महीने की जेल। अब आगे देखिए सी 1 year इन एनी अदर केस,
फिर अगर 10,000 1 रुपये से ऊपर जितने के भी जुर्माना लगाया जाता है तो उसको 1 साल की जेल कटवाई जाएगी उस अपराधी को जो डिफ़ॉल्ट करता है जुर्माना का पे करने में और कम्युनिटी सर्विस को अदा करने में, तो उसको 1 साल की जेल कटवाई जाएगी। ठीक है, तो यह हमारा हुआ 8 का सबसेक्शन 5। अब हम पढ़ते हैं 8 का सबसेक्शन 6 का ए, जो कि बताता था इम्प्रिजमेंट विच इज इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शेल टर्मिनेट वेन एवर दैट फाइन इज ईदर पेड और लेविड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये कह रहा है कि भाई जो जुर्माने के एवज में जो सजा करी गई थी अपराधी को, वो जुर्माने में डिफॉल्ट कर दिया था, पर ये कह रहा है जैसे ही वो जुर्माना अदा कर देगा ना, पे कर देगा, और वो लेवाइड हो गया बाय प्रोसेस ऑफ कानून के किसी प्रोसेस के द्वारा वो माफ़ कर दिया गया, तो कह रहा है वो टर्मिनेट हो जाएगी, रद्द हो जाएगी उसकी वो जुर्माने के एवज में, जो डिफॉल्ट के एवज में उस व्यक्ति को सजा की गई थी। ठीक है, ये हमारा 8 के 6 का ए हुआ। अब 8 के 6 का बी। अब देखिए, इफ़ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, तो ये कह रहा है कि भाई जो जुर्माने के एवज में, अब मान के चलिए जो 3 साल, हमारे एक एग्जाम्पल में जब हमने 4 साल लिया था कि एक चोर ने ड्वेलिंग हाउस में चोरी की थी, 4 साल उसको सज़ा मिली गई थी। ठीक है, अब उसको सीजीएम साहब ने 1 लाख जुर्माना लगा दिया था, पर वो जुर्माना उसने नहीं भरा, तो उसकी सज़ा कितनी हो गई थी? 4 साल। और 4 साल तो वो थे सब्सटांटिव वाले जो उसको चोरी की धारा में मिले हैं, और 1 साल उसने जब जुर्माना नहीं पे किया तो उसने उसके जुर्माने के एवज में, डिफॉल्ट के एवज में उसको 1 साल की और एक्स्ट्रा सजा हो गई थी, तो उसको 5 साल अब जेल में काटे थे। तो यही कह रहा है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फिक्स इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। भाई जब 4 साल तो वो काटना है, उसको पड़ेगा तो उसको चोरी की सजा दी थी, लेकिन जो 1 साल का टाइम है ना, उसकी कह रहा है अब जैसे ही वो 1 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है, वो जुर्माने के एवज में जो काटेगा, तो वो क्या करता है, सच अ प्रपोर्शन ऑफ फाइन बी पेड, अगर वो कुछ प्रपोर्शन में, हिस्से में उस फाइन को पे कर देता है जो उसको बताया था, और लेविड एट द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट सफर्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज नॉट लेस देन प्रोपोर्शनल टू द पार्ट ऑफ द फाइन इज स्टिल अनपेड, द इम्प्रिजमेंट शेल टर्मिनेट। तो कह रहा है कुछ अमाउंट अगर वो पे कर देता है, तो उसकी जो बकाया जो फाइन के एवज में जो इम्प्रिजमेंट रह रही है, जेल कटवानी रही है, वो जुर्माने के एवज में वो टर्मिनेट रद्द कर जाएगी। तो मान के चलिए जैसे हमारे एग्जाम्पल में उस व्यक्ति को 4 साल तो चोरी के केस में सजा हो गई थी, और 1 साल उसने जुर्माना नहीं भरा था, उसमें एक सजा हो गई थी, तो टोटल उसको 5 साल काटे थे। अब 4 साल तो वो काटेगा। पर ये बात होती है जुर्माने की कि 1 साल में वो क्या करता है भाई, 1 साल जैसे जुर्माने का टाइम होता है, तो 4 साल 1 महीना उसे हो जाता है, तो वो 11 महीने, अब वो 11 महीने जेल में उसे और रहने हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके कोई रिश्तेदार आते हैं, बोलते हैं कि तू 11 तेरी 4 साल जो तूने चोरी की थी वो सजा तो तेरी पूरी होगी, तो क्यों रह रहे हैं यहाँ 11 महीने। अब ये कह रहा है कि 11 महीने की एवज में अगर वो जो प्रोपोर्शन में जो उसको सीजीएम साहब ने 1 लाख रुपये का फाइन लिया था, तो वो कैलकुलेट होकर 1 लाख डिवाइडेड बाय 11 महीने कर लिया जाएगा, और उतना अगर फाइन वो पे कर देता है कोर्ट में, और विक्टिम को, मतलब कोर्ट में करेगा और कोर्ट विक्टिम को दे देगा, तो वो क्या होगा, फिर उसकी 11 महीने की सज़ा वहीं टर्मिनेट रद्द हो जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है बस सिंपल सा। तो यह हमारा हुआ 8 का 6। अब हम पढ़ेंगे 8 का 7। द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड, अगर जुर्माना या जुर्माने का कोई भी भाग वो अनपेड रह गया, मतलब पे नहीं किया गया, मे बी लेवाइड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर्स, तो कह रहा है कि वो लिवाई किया जा सकता है 6 साल के अंदर, मतलब वसूल किया जा सकता है 6 साल के अंदर आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस। और कब से 6 साल कैलकुलेट होंगी, जब से सेंटेंस पास की गई, जब से क्वांटम ऑफ सेंटेंस सुनाई गई है। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर्स, और अगर कोई ऐसी सेंटेंस है जिसमें अपराधी को 6 साल से ज़्यादा की सज़ा सुना दी, ठीक है, जुर्माने की एवज में, तो क्या कह रहा है, एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर इज लाइबल टू इम्प्रिजमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर्स, then at any time previous to the expiration of that period and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his death। तो कह रहा है भाई, दोबारा पढ़ते हैं, ये बहुत सिंपल है। ये राजस्थान में इसका साफ क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2024 के पेपर में, लेकिन इससे नहीं पूछा गया था, वो सीधा सेक्शन 70 आईपी से पूछा गया था। ठीक है, लेकिन ये हमारा दिया गया है सेक्शन 8 के साथ में, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये राजस्थान के पेपर में आया होता 2024 के प्री में, दोबारा पढ़ते हैं। द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ, कोई भी जुर्माना या कोई भी भाग इसका देयर ऑफ एज इट इज उस पनिशमेंट का, विच रिमेन्स अनपेड, जो कि जुर्माना अनपेड रह जाता, मतलब अदा नहीं किया जाता कोर्ट में, मे बी लेवाइड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर्स आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, कह रहा वसूल किया जा सकता है 6 साल के अंदर। और कब से 6 साल कैलकुलेट होंगे, जब से सजा सेंटेंस सुनाई गई उस अपराधी को। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर इज बी लाइबल टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर्स, अगर भाई उसको फिर जेल कटवाई जाती है 6 साल से ज़्यादा की, तो कब से कैलकुलेट किया जाएगा, देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, तो फिर किसी भी टाइम, जब से वो जो उससे 6 साल से अगर ज़्यादा की सज़ा होगी, तो किसी भी टाइम, भाई मान के चलिए उसको 10 साल की होगी, तो 10 साल तक आप कभी भी लेवाई कर सकते हो। ठीक है, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेथ, और तो अगर ऑफेंडर की डेथ हो जाती है, जेल में वो मर जाता है, तो कोई उसकी लाइबिलिटी, वो जुर्माना पे करने की फ्री नहीं होगी, वो लाइबिलिटी उसकी मरी नहीं जाएगी,
फिर भी उसका जो फाइन का जुर्माने का अमाउंट है वो उसकी प्रॉपर्टी से, जो उसके लीगल एयर से रिकवरेबल किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान जुडिशल सर्विसेज 2024 के पीटीई प्री पेपर में यह क्वेश्चन था और इसका आंसर बहुत बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि ये सीधा सीधा सेक्शन 70 आईपीसी से पूछा गया था। और अब हमारे भारतीय न्याय संहिता में ये दिया गया है सेक्शन 8 के सब सेक्शन 7 में। तो याद रखिएगा भाई 6 साल तक की उसे सज़ा कर दी। जैसे हमारे केस में जिसने चोरी की थी ड्वेलिंग हाउस में, उसको 4 साल तक की सज़ा की गई। ठीक है, 4 साल तक की सज़ा की गई चोरी के केस में, और 1 साल उसको की गई भाई जुर्माना देने के लिए। ठीक है, उसने जुर्माने में डिफॉल्ट कर दिया तो उसको कितनी साल हुई, 5 साल हुई। तो सेंटेंस ये कह रहा है कि उसका अभी जैसे वो 5 साल काट भी लेगा तो उसका 6ठा साल बचा हुआ है ना, तो कह रहा है 1 से लेके जो ये पहले दिन से लेके 6ठे साल तक उसका आप फाइन, अगर वो पनिशमेंट काट भी लेगा ना जुर्माने की, अगर 6ठे साल तक उसके 5 साल, जैसे 5 साल वो काट ही आया भाई, 1 साल जुर्माने की डिफॉल्ट में काटा है और 4 साल चोरी के एवज में काटा है, तो कह रहा है फिर उसका जो 5वें साल जो वो छूट जाएगा तो 6ठा साल उसका लगेगा। तो कह रहा है अगर उसमें उसके पास बंदोबस्त हो जाता है ना 6ठे साल में उस चोर के पास 1 लाख रुपये देने का, तो कह रहा है फिर भी आप ले लोगे, छोड़ोगे नहीं, उसको लाइबिलिटी फ्री नहीं होगी कि उसने जेल काट लिया भाई। डिफॉल्ट वो कर रहा था, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन वो कर रहा था भाई, उसके पास स्रोत नहीं होंगे, उसके पास सिस्टम नहीं होगा देने का कोर्ट में। अब जैसे 5 साल वो जैसे जुर्माने की भी काट आया और 4 साल जेल कटवाने की भी काट आया, तो जैसे 5 साल एक पहले दिन पे वो बाहर आ जाता है और वो काम करने लग जाता है और उसके पास जुगाड़ हो जाता है 6ठे साल में पैसा लेने का, मतलब उसके पास 1-2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो कह रहा है कोर्ट को अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना तो उसको उस साल में उससे पैसा लेवाई फाइन वसूल कर ली जाएगा। ये कह रहा है, सिंपल सी बात। ठीक है, ये कह रहा है। और कह रहा है अगर उसको हमारे केस में उसे 5 साल हुई थी, कह रहा है और अन्य केसेस में उसे अगर मान लो 10 साल की सजा होती है तो क्या उसमें 6 साल कैलकुलेट होंगे, नहीं। तो कह रहा है फिर आप एक दिन से लेकर 10 साल के बीच में किसी कभी भी उसका जुगाड़ हो जाए तो आप उससे फाइन लेवाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है। अब देखिए इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर इज लायबल टू पे फॉर लोअर देन 6 ईयर देन एट द टाइनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। तो कह रहा है फिर जो 10 साल वाली मैंने एग्जांपल दिया, अगर 10 साल उसे सजा कर दी जाती है तो भाई 6 साल का इसमें रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन 10 साल एक दिन के बाद जैसे वो रिजल्ट छूटेगा तो उसके 6 साल तब कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा हुआ सेक्शन 8 का सब सेक्शन 7, जो कि सेक्शन 8 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते सेक्शन 9, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। दोबारा पढ़ते हैं एक बार सेक्शन 9 का इंडेक्स। लिमिट ऑफ पनिशमेंट, भाई क्या हद है सजा देने की, ऑफ ऑफेंस किसकी, अपराध की, मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जो कि बना है एक अपराध किससे, विभिन्न अपराधों से। तो नो का एक पढ़ते हैं, वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, जहाँ कुछ ऐसा कार्य हुआ है जो कि ऑफेंस है और वो विभिन्न भाग में मिलकर बना एक ऑफेंस। एनी ऑफ विच पार्ट इज इट सेल्फ एन ऑफेंस, और उसमें कोई उसका एक भाग ही अपने आप में एक ऑफेंस है, अपराध है। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच हिज ऑफेंसेस। तो ऑफेंडर को क्या नहीं करा जाएगा, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड, तो ऑफेंडर को, अपराधी को सजा नहीं दी जाएगी जब तक विद द पनिशमेंट, किसकी सजा नहीं देगी, जेल नहीं कटवा जाएगी, ऑफ मोर देन वन ऑफ सच हिज ऑफेंसेस, उसको जो उसने एक ऑफेंस किया ना उससे ज़्यादा उसको सजा नहीं दी जाएगी, अनलेस इट इज सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जब तक कि खुलकर भारतीय न्याय संहिता में वो बताया नहीं है। ठीक, कंफ्यूजिंग है, इलस्ट्रेशन से समझेंगे इसको, अच्छा सा है। अब नो का दो, वेयर, जहाँ ए एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग, जहाँ एक ऐसा अपराध हुआ है जो कि भारतीय न्याय संहिता की या कोई और अन्य पीनल प्रोविजन है इंडिया में, उसकी 2 डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश्ड, और जिसमें भैया तो भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंसेस डिफाइन कर रखे हैं, कोई और ने पीनल लॉ है जिसमें ऑफेंसेस डिफाइन कर रखे हैं, एक व्यक्ति का एक्ट है, कोई उसने एक एक्ट किया लेकिन वो 2 डेफिनेशन में फॉल करा, तो इसकी बता रहा है। बी, सेवरल एक्ट्स, बहुत सारे कार्य होते हैं एक अपराधी द्वारा, ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बी बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, उसमें से सेवरल एक्ट्स में से उनमें से कोई एक या उसमें से एक से ज्यादा कोई क्या बनाते, गठन करते हैं एक अपराध का, कॉन्स्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड अ डिफरेंट ऑफेंस, तो वो मिलकर एक डिफरेंट ऑफेंस ही बन जाते हैं। सेवरल एक्ट्स तो हुए, उनमें से एक एक्ट ऑफेंस बना रहा है, दूसरा एक्ट एक और ऑफेंस बना रहा है, तो वो मिलकर कोई एक डिफरेंट इफेक्ट पैदा करे, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट ऑफेंसेस। ठीक है, अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, 9 के 2 का लेटर पार्ट पढ़ते हैं। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद अ मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवॉर्ड फॉर एनी ऑफ सच ऑफेंसेस। तो कह रहा है ऑफेंडर को सजा, उससे ज़्यादा सजा नहीं कटवा जा सकती, किससे ज़्यादा, विद अ मोर सीवियर, ज़्यादा घातक सजा नहीं कटवा जा सकती, देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम, जो कोर्ट जो अदालत उसे ट्राई कर रहा है, कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस, जो उसे दे सकता था, किसके लिए, उन्हीं सेवरल एक्ट जो उसने किए थे उनमें से किसी एक्ट के लिए जो उसमें सीवियर पनिशमेंट दे सकता था। अब मान के चलिए एक व्यक्ति ने एक ही ट्रांजेक्शन में 3 एक्ट किए हैं, उसने
एक मर्डर का एक्ट कर दिया, तो भाई मर्डर से ऊपर तो डेथ से ऊपर उसको क्या सजा दोगे? अगर मर्डर से ऊपर उसने मर्डर कर दिया, उसने लाठी डंडे भी चलाए थे, उसने एक व्यक्ति को गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की थी, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट कोर्ट ने देती, कोर्ट ऑफ सेशन ने। तो ये यही कह रहा है कि भाई आप उससे ऊपर क्या दोगे? आप कोर्ट ऑफ सेशन कॉम्पिटेंट डेथ पनिशमेंट देने के लिए, तो भाई वही दे दोगे। उनकी दो वाले जो गाड़ी चढ़ाई और लाठी डंडे मारे, उसकी आप सज़ा नहीं दोगे। तो मान के चलिए आपने उसने कोई एक ऑफेंडर ने मर्डर किया था, और उसने मर्डर में क्या किया था? उसने मर्डर में किया था, उसको कोर्ट ऑफ सेशन ने सज़ा दे दी उम्र कैद की। तो कह रहा है उम्र कैद से ऊपर भाई उसने लाठी डंडे मारने की सज़ा उम्र कैद से ज़्यादा उम्र कैद नहीं हो सकती। और गाड़ी चढ़ाने किसी के ऊपर प्रयास करना अटेम्प्ट टू मर्डर का, तो उसकी भी उम्र कैद ही हो सकती है। तो कह रहा है अब उसको उम्र कैद ही दोगे और आप ऊपर नहीं दोगे, ठीक है। और भले ही उसने 3 ऑफेंसेस किए थे, आप उसको एक की सज़ा दे दोगे ना, और एक की आपने टॉप नोच दे दी, बिल्कुल हाईएस्ट सज़ा दे दी, तो कह रहा है आप वही दे दोगे, उसमें संतुष्ट हो जाओगे और नहीं दोगे, ठीक है। यही कह रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 9। अब हम इसके इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। अब देखिए ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक। ए ने जी को 50 डंडे मारे। हियर ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू जी। यहाँ ए ने स्वयं इच्छा से जी को वॉलंटरी हर्ट, चोट पहुंचाई है, बाय द होल बीटिंग, पूरी इस बीटिंग से 50 स्ट्रोक्स मारकर, 50 बार डंडे मारकर, एंड ऑल्सो बाई ईच ऑफ द ब्लोज विच मेक अप द होल बीटिंग। और भाई जो 50 के 50 ब्लोज हैं जो वो छड़ी घुमा रहा है, उसके मार रहा है, तो वो क्या बना रहे हैं? वो पूरी की पूरी बीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इफ ए वर लाइबल टू पनिशमेंट फॉर एवरी ब्लो ही माइट हैव बी इम्प्रिजमेंट फॉर 50 ईयर्स। अगर ए को हम हर एक छड़ी मारने के लिए सजा देने लगे, तो उसको 50 साल की सजा होगी, ठीक है। तो ये क्या उचित है? देखिए अब 1 ऑफ ईच ब्लो, और 50 साल की सजा किस लिए के लिए? भाई एक छड़ी के लिए 1 साल, दूसरी छड़ी के लिए दूसरी साल, तीसरी छड़ी के लिए तीसरी साल, तो ऐसा नहीं होता ना। अब देखिए बट इज लाइबल ओनली टू 1 पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग। और वो लाइबल है, बस एक ही पनिशमेंट मिलेगी उसको, चाहे उसने पूरी होल बीटिंग की हो, ठीक है। ये हमने सीखा सेक्शन 9 के इलस्ट्रेशन ए में, कि भाई अगर एक व्यक्ति को ए ने बी को 50 डंडे मारे और एक ही ट्रांजैक्शन में मारे, यूँ नहीं है कि एक आज मारा एक अगले दिन मारा, तो ये तो अलग हो जाता है। तो ए ने बी को एक ही दिन 5 मिनट के अंदर 50 डंडे मार दिए। अब बी जाता है पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिस ऑफिसर केस फाइल करते हैं, एक ही तो केस फाइल करेंगे, क्या वो 50 से फाइल करेंगे? नो 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 नो। तो क्या होगा इसमें? तो जज साहब के पास केस ट्रायल होगा, तो जज साहब भी उसको चार्ज एक ही 323 आईपीसी का तो लगाएंगे। अब भारतीय न्याय संहिता में वो क्या बन के आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसको सिंपल हर्ट का तो लगाएंगे, भाई उसने चोट मारी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 डंडे मारे तो भाई ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है, उसको 20 दिन तक चोट भी लग सकती, मतलब वो दुख में भी रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगा देंगे, पर उसको सज़ा एक ही डंडे के वार की, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन के वार की करेंगे। यूँ नहीं है कि भाई उसने 1 डंडा मारा 2 डंडा मारा तो उसको सज़ा अलग अलग मिलेगी, नो नो नो। तो उसको सज़ा उस पूरी जो उसने एक ऑफेंस किया उसकी मिलेगी, ठीक है। अब वो 1 डंडा मारता तो वो ये नहीं कह सकता भी जी मेरे को 1 डंडा मारा तो इसको 1 साल करो, फिर जी मेरे 1 सेकंड के बाद इसने दूसरा डंडा मारता इसको 1 साल की और करो, नहीं, फिर उसको एक को तो 50 साल की सजा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जितना उसने एक ट्रांजैक्शन में जो कांड किए हैं, जो एक व्यक्ति को, विक्टिम को हानि पहुंचाई है, उसकी पनिशमेंट उसको एक बार ही मिल जाएगी। ये कह रहा है हमारा सेक्शन 9 का इलस्ट्रेशन ए, ठीक है, यही कह रहा है। अब हम और पढ़ते हैं, और हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं सेक्शन 9 की। बट इफ वाइल ए इज बीटिंग जेड, अब इसी केस में जब ए जी को बीट कर रहा था, उसकी ठुकाई कर रहा था, तो क्या होता है? तो क्या होता है? वाई इंटरफेरेंस, एक वाई भाई उनकी लड़ाई में उनको बचाने आ सकता है, किसको? जी को। एंड ए इंटेंशनली स्ट्राइक्स वाई, और ए जानबूझकर अब वाई को भी स्ट्राइक कर देता, मतलब मार देता अपनी डंडी से। हियर एज द ब्लो गिवन टू वाई इज नो पार्ट ऑफ द एक्ट। अब जो ए ने जो ब्लो जो हाथ घुमाए, जो छड़ी घुमाई वाई के ऊपर, वो उस एक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं था। वेयर बाय ए वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू जेड, जहाँ वो ए जेड को वॉलंटरी हर्ट पहुंचा रहा था। अब वाई को मारा, उसने झड़ी घुमा दी, वो बचा नहीं आ रहा था, भाई जेड को मत मारो, वाई बचा नहीं आ रहा था, तो उसको भी ए ने छटकार के भगा दिया, उसको भी डंडा मार के दूर भगा दिया। तो क्या होगा? ए इज लाइबल टू 1 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू जेड एंड टू अनदर फॉर द ब्लो गिवन टू वाई। तो ए अब लाइबल है पनिशमेंट के लिए कि उसने हर्ट तो पहुंचाया, वॉलंटरली हर्ट पहुंचाया जेड को, और दूसरी पनिशमेंट उसको किसकी मिलेगी? 1 पनिशमेंट उसको मिलेगी कि उसने वाई को ब्लो मारा, मतलब मुक्का मारा, ठीक है, तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो एक बात मान के चलिए, उसको अगर वो 50 छड़ी मारा तो उसको एक ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट मिल जाएगी, चार्ज लग जाएगा उसके ऊपर, और वो वाई को उसने मुक्का मारा मुंह पर, तो उसको सिंपल हर्ट का पनिशमेंट चार्ज मिल जाएगी, तो उसको 2 सजा अलग से मिलेगी, ठीक है। ये कह रहा है। ये हमारा होता है सेक्शन 9 कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अब सेक्शन 10 हम पढ़ेंगे। पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ 1 ऑफ सेवरल ऑफेंसेस
पनिशमेंट, सज़ा कटवाई जाएगी, जेल कटवाई जाएगी, सज़ा दी जाएगी उस व्यक्ति को जो गिल्टी है कितने ऑफेंस का, एक ऑफेंस का, और बहुत सारे ऑफेंसेस निकल के आ रहे हैं। जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, पर जजमेंट क्या बता रही है, निर्णय क्या बता रहा है जज ने जो लिखवा है कि भाई पता नहीं कि इसने कौन सा ऑफेंस किया है, लेकिन इसने किया तो है, तो डाउटफुल है। ठीक है, तो अब दोबारा पढ़ते सेक्शन 10 भारतीय न्याय संहिता की इंडेक्स। पनिशमेंट ऑफ पर्सन, कितनी पनिशमेंट दी जाएगी उस व्यक्ति को गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कि उसने ऑफेंसेस तो बहुत सारे किए हैं, ऑफेंसेस तो अपराध तो उसने एक ट्रांजेक्शन में बहुत सारे किए हैं, मतलब एक ही एक्ट में, पर उसने उसका साबित ही एक ही हो पा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, और निर्णय में बिल्कुल डाउटफुल है, बिल्कुल परेशानी बनी हुई है, वो बनी हुई है सोच विमर्श बना हुआ है कि भाई कौन सा इसने ऑफेंस किया, तो वो हमें सेक्शन 10 के रूल्स बताएगा। बॉडी पढ़ते हैं। इन ऑल केसेज इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज, इन उन हर मुकदमों में जहाँ एक जजमेंट निर्णय दिया जाता है कि एक व्यक्ति ने बहुत सारे एक्ट किए थे पर उसको गिल्टी ठहराया जाता है एक एक्ट का, स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, और ये चीज़ जजमेंट में निर्णय में साफ साफ लिखवाई जाती है कि भाई एक एक्ट में बहुत सारे ऑफेंसेस थे पर हमें समझ नहीं आ रहा इसने ऑफेंस एक्चुअली किया कौन सा, पर एक के लिए इसको गिल्टी ठहरा रहे हैं हम। बट डैट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेज ही इज गिल्टी, पर ये डाउटफुल है, बिल्कुल सोचने का टॉपिक बना हुआ है जज के लिए कि भाई ये व्यक्ति हम इसको सजा कौन से ऑफेंस की करें, इसने किए तो सेवरल ऑफेंसेज है पर समझ में नहीं आ रहा कौन से किए हुए हैं। अब देखिए, द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इज द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल, तो ऑफेंडर को जो सबसे नीचे की सजा मिल जाएगी अगर उसने सेवरल ऑफेंसेस किए हैं। मान के चलिए उसने 2-3 ऑफेंसेस किए ट्रांजैक्शन में, तो उसने जो सबसे जो सबसे छोटा डिग्री का ऑफेंस किया ना उसको उसकी सज़ा कटवाई जाएगी, ना कि हाईएस्ट डिग्री की, क्योंकि भाई ये जज की गलती है, ये कोर्ट की गलती है कि वो असमर्थ है जानने में कि भाई तो इंटरप्रिटेट करने में कि भाई उसने कौन सा अपराध किया है। ठीक है, तो उसको सबसे छोटे वाली जो उसको सज़ा कटवाई जाएगी, सबसे छोटे वाले अपराध की उसकी कटवाई जाएगी। ठीक है, जहाँ डाउटफुल है कि सेवरल ऑफेंसेस में उसने ऑफेंस कौन सा किया है, तो ऐसा हालांकि होता नहीं है, सब कुछ पता लग जाता है। ये सेक्शन तो फिर भी इसलिए बताया गया है, सेक्शन 10 भारतीय न्याय संहिता का, पहले ये सेक्शन 72 था आईपीसी का, ये इसलिए बनाया गया था कि भाई कई केसेस बहुत ही हीनियस होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ में नहीं आता था जिसको, तो वो इसकी मदद ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल तो चार्ज पे कंसिडरेशन होती है, तुरंत चार्ज एक्यूरेटली फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 सोलिटरी कन्फाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, पहले आईपीसी में सेक्शन 73 आईपीसी में दिया गया था, पर अब सोलिटरी कन्फाइनमेंट को सेक्शन 11 भारतीय न्याय संहिता में दिया गया। अब हम पढ़ेंगे देखिए सेक्शन 11 पढ़ रहे हैं अब, इंडेक्स है इसका सोलिटरी कन्फाइनमेंट। अब बॉडी पढ़ेंगे। वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जब एक व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है, उसको सजा कर दी जाती है एक अपराध की, फॉर विच अंडर दिस संहिता द कोर्ट हैज़ पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस इम्प्रिजमेंट, और इस संहिता के अंदर एक अदालत है जिसने उस अपराधी को सेंटेंस किया है, अदालत के पास पावर है कि उस अपराधी को इस संहिता के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत रिगरस इम्प्रिजमेंट दे सकती है वो। ठीक है, द कोर्ट में बाइट सेंटेंस, तो अदालत क्या करेगी, अपनी सेंटेंस में लिखवा देगी, क्या लिखवाएगी, ऑर्डर डेट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट, ऑर्डर कर देगी, निर्देश दे देगी कि भाई जो ऑफेंडर है जिसको हम सजा कर रहे हैं जेल कटवाने की, इसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जाएगा, जहाँ इसको धूप भी देखने को नहीं मिलेगी, किसी अपराधी से और इसके जो सेलमेट्स हैं इनमेट्स उससे भी नहीं मिलेगा, ये अंडा सेल में रहेगा। तो कितने टाइम के लिए, फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस, या तो भाई उसको मान के चलो कुछ पोर्शन के लिए, या कुछ समय बाहर निकालो और कुछ समय फिर डालो, पोर्शन और पोर्शंस के लिए, ऑफ द इम्प्रिजमेंट टू विच ही सेंटेंस और नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल, पर 3 महीने से ज़्यादा उसको नहीं रखा जाएगा। तो उसको अगर 10 साल की जेल कटवाई गई, जेल की सज़ा सुनाई गई है एक अपराधी को, तो 10 साल में उसको 3 महीने की ही सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है, वो भी टोटल में, होल में। ये नहीं है कि उसको 1 साल में 3 महीने रख दिया, दूसरे साल में 3 महीने रख दिया, नो, दिस इज़ नॉट अलाउड। अगर एक अपराधी को एक कोर्ट ने जो रिगरस इम्प्रिजमेंट दे सकता था, उसने 10 साल की सज़ा सुना दी और वो रिगरस इम्प्रिजमेंट दे सकता था, तो वो ऑर्डर कर देगा कि भाई इसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए इस अपराधी को, और 10 साल में बस 3 महीने ही उसको रखा जाएगा, 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। ये मत सोच लेना कि 1 साल जेलर की पावर की 1 साल, तो इसको 1 साल में 3 महीने कटवा दो, 9 महीने बाहर रहेगा, 3 महीने अंडा सेल में रहेगा। नो, दूसरे साल ये 9 महीने फिर बाहर रहेगा, 3 महीने अंडा सेल में रहेगा। नो, 10 साल में टोटली वो 3 महीने सोलिटरी कन्फाइनमेंट रहेगा। ये जेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई 2 दिन 2 दिन अंडा सेल में बंद कर दिया, फिर बाहर निकाल दिया, फिर 2-4 महीने बाद फिर 1 दिन अंडा सेल में बंद कर दिया, फिर बाहर निकाल दिया, फिर 5-6 महीने बाद फिर 1-2 दिन अंडा सेल में बंद कर दिया, फिर बाहर निकाल दिया, ऐसे दिन कैलकुलेट हो जाएंगे। पर ये कैलकुलेशन 3 महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा था
11 का अपर पार्ट अब हम पढ़ेंगे। देखिए आगे इसका, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल नेमली, और ये 3 महीने कैसे कैलकुलेट होंगे, जो नीचे स्केल दिया गया इसके कैलकुलेटेड होंगे, ठीक है। अब ए, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, भाई सोलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने से ज़्यादा की नहीं होगी। कब? इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शेल नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, जहाँ अगर जेल कटवानी जानी 6 महीने से ज़्यादा नहीं है ना, 6 महीने या उससे कम है, तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी होगी? 1 महीने की होगी, 1 महीने से ज़्यादा की नहीं होगी। और अगर जो जज 6 महीने की सज़ा दे रहा है, 6 महीने से कम की सज़ा दे रहा है, 6 महीने या उससे कम की दे रहा है, तो उसके पास पावर भी होनी चाहिए कि वो उस सज़ा में कॉम्पिटेंट हो रीगरस इम्प्रिजमेंट देने के लिए, ठीक है। अगर सज़ा में लिखा गया है कि सिंपल इम्प्रिजमेंट, तो वो नहीं दे सकता, तो वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं कर सकता। कोई भी जज जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट करवाएगा उसको रीगरस इम्प्रिजमेंट के लिए कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। अगर कोई भी जज ओनली भाई प्रावधान में सिंपल इम्प्रिजमेंट लिखा तो कभी भी सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर 1 महीने ही सोलिटरी कन्फाइनमेंट कटवाई जाएंगे अगर जेल कटवाने की सज़ा 6 महीने से कम है, तो ठीक है, 6 महीने उससे कम है। बी, a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed one year, अगर जेल कटवाने की सज़ा एक अपराधी को 6 महीने से ज़्यादा है पर 1 साल से कम है, तो उस अपराधी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट अंडा सेल में अंडा सेल में कहाँ कितने टाइम तक रखा जाएगा? उसको 2 महीने तक ही रखा जाएगा, ठीक है। अब सी, अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर, अब जो जेल कटवाने की सजा है उस अपराधी को 1 साल से ज़्यादा की मिली है, तो कह रहा है अब इन केस में उसको 3 महीने ही मिलेंगे। अब सोलिटरी कन्फाइनमेंट उसको अंडा सेल में 3 महीने एक जेलर रख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 11 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था भैया, ठीक है। अब हमारे 2 सेक्शन रह गए हैं भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 2 में पढ़ने, जो कि है सेक्शन 12 और सेक्शन 13। और कल वाली क्लास में हम फिर चैप्टर 3 जो जनरल एक्सेप्शंस है सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 44 तक, जो रेड विद सेक्शन 3 होते हैं, उसको कल करेंगे, ठीक है। मतलब सारे तो नहीं हो पाएंगे भाई, जनरल एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इनको बिल्कुल आराम से समझेंगे, बिल्कुल आराम से समझेंगे, तभी ये जनरल एक्सेप्शन अगर फिट हो गए ना, मेनली क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। अब हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता का। देखिए, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, भाई क्या लिमिट रहेगी, क्या लिमिट रहेगी सोलिटरी कन्फाइनमेंट की, ठीक है। लिमिट मतलब कब तक, किस हद तक आप अंडा सेल में बंद कर सकते हो, तो 12 में दिया गया, बॉडी पढ़ते हैं। अब इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, भाई सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक जेलर एग्जीक्यूट करवा रहा है जेल में, ठीक है। तो कह रहा है सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम, तो जो वो कन्फाइनमेंट है वो 14 दिन से ज़्यादा भी एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन सच पीरियड्स, और कह रहा है फिर 14 दिन आप अगर भाई 3 महीने जनरल रूल है, चल मान के चलते एक अपराधी को 2 साल की सज़ा कटवाई गई, 2 साल की जेल की सज़ा दी गई, तो उसकी सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी दे दी गई कि भाई इसको 3 महीने तक आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। तो ये कह रहा है जो जेलर है, जो जेल का जिला कारागार का जो जेलर है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाएगा? तो भाई 2 साल में 3 महीने उसको रखना है, 3 महीने में वो क्या करेगा? 14 दिन 1 दिन रखेगा, मतलब 14 दिन के लिए रख देगा। 14 दिन के बाद तो उसको निकालना ही पड़ेगा, और फिर उसको कितना टाइम गैप देना पड़ेगा दोबारा उसको अंदर धकेलने में अंडा सेल के, 14 दिन को उसको छोड़ना पड़ेगा बाहर, ठीक है। अब देखिए, एंड व्हेन द इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 मंथ्स द सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज, तो कह रहा है जब इम्प्रिजमेंट एक व्यक्ति को, हमारे केस में 2 साल हमने एग्जाम्पल लिया था, अब यही कह रहा है कि अगर 3 महीने से एक्सीड कर रही है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, तो उस व्यक्ति को, अपराधी को आप 7 दिन से ज़्यादा जेल में नहीं, उसमें अंडा सेल में नहीं रख सकते, सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं रख सकते। तो क्या 3 महीने से कम है, तो आप क्या 14 दिन उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में एक साथ कटवा सकते हो? बिल्कुल हाँ, कटवा सकते हैं, क्योंकि ये सीधा लिखा हुआ है हमारे इसमें। तो किस में लिखा हुआ है? 1 मंथ लिखा हुआ था ना 11 के ए में, भाई 1 महीना आप कटवा सकते हो, अगर सज़ा 6 महीने तक की उसको दी गई है। तो इसमें अब 12 के मिड पार्ट पे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एंड व्हेन द इम्प्रिजमेंट अवॉर्ड शैल एक्सीड 3 मंथ्स, जब सज़ा अपराधी को 3 महीने से ज़्यादा की जेल कटवानी दी गई है, तो आप क्या करोगे? द सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी 1 मंथ ऑफ द होल इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड, तो कोई भी महीने में उस व्यक्ति को, जो वैसे 3 महीने से ज़्यादा ऑब्वियसली उसको सज़ा मिली है, तो उसको 7 दिन ही 1 महीने में कटवाओगे। 3 महीने से ज़्यादा उसको सज़ा मिली है, भाई एक मान के चलो 3 महीने से उसको कम मिली है, तो आप 14 दिन कटवा सकते हो एट अ होल, एक टाइम में, ठीक है। और अगर उसको 3 महीने से ज़्यादा की जेल कटवाने की सज़ा मिली है, तो आपको उसको एक प्रति महीने में 7 दिन की कटवा सकते हो। और फिर आपकी लिमिट कितनी रहेगी? वही आपकी लिमिट रहेगी, 1 मंथ की लिमिट रहेगी, ठीक है। और वही अगर एक्सीड करिए 3 मंथ, तो आपकी कितनी भी भाई 3 महीने तक भी हो सकती है, मतलब आप उसको 1 महीने में 7 दिन ही कटवा सकते हो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं।
ऑफ द होल इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन सच पीरियड्स। और कह रहा है फिर आप जैसे 3 महीने की उस अपराधी को सजा मिली गई थी, 3 महीने से ज़्यादा की उसको जेल कटवाने की सजा दी गई थी और साथ में सोलिटरी कन्फाइनमेंट के ऑर्डर हो गए थे, तो जैसे 3 महीने को दिखेगा ना जेल सुपरिटेंडेंट रहता है, इसको 3 महीने से ज़्यादा की जेल की सज़ा कटवाई जानी है और इसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट के अंडा सेल के भी ऑर्डर हो पड़े हैं, तो वो जेल सुपरिटेंडेंट क्या करेगा भाई, 7 दिन की कटवाएगा किसी भी महीने में, ठीक है। और फिर जैसे 7 दिन कटवा देगा तो 7 दिन का उसको बाहर निकाल के उसको छोड़ा जाएगा, फिर उसको अंडा सेल में 7 दिन के बाद ही बंद करा जाएगा, वो भी अगले महीने। मान के चलिए अब दिसंबर में किसी व्यक्ति को सजा हुई, जेल कटवाने की सजा हुई और 3 महीने से ज़्यादा होगी, मान के चलिए उसको 2 साल की होगी, उसको 2 साल की सजा होगी एक अपराधी को। तो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब भाई 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, तो अब ये कह रहा है कि उसको 2 साल तक की तो आपको जेल कटवानी है, और उस 2 साल के पीरियड में आप उसको महीने दर महीने 7 दिन तक बंद कर सकती है, और वो 7 दिन कब तक कैलकुलेट होंगे, जब तक 3 महीने पूरे नहीं हो जाते। 3 महीने से ज़्यादा तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट हो ही नहीं सकती, लेकिन अब 7 दिन, जैसे दिसंबर में उसको सज़ा हुई थी 2 साल की, अब जनवरी से वो जेल में गया, तो जनवरी में जेलर ने उसको सोलिटरी अंडा सेल में बंद कर दिया, तो 7 दिन कर दिया। अब फरवरी में फिर क्या करेगा वो, जैसे भाई जनवरी मार के चलिए, जनवरी 1 से लेकर जनवरी 8 तक उसको 7 दिन बंद कर दिया, जनवरी 1 से लेकर जनवरी 7 तक उसको 7 दिन बंद कर दिया, तो जनवरी के महीने उसको जनवरी 8 में छोड़ना पड़ेगा बाहर मतलब जेल कंपाउंड में उसको छोड़ना पड़ेगा, अंडा सेल में वो बंद नहीं रहेगा। फिर ये कह रहा है अब फरवरी में जेलर उसको फिर बंद कर देगा अंडा सेल में 7 दिन का गैप लेके, फिर वो रहेगा अपराधी फरवरी में 1 हफ्ते के लिए अंडा सेल में, फिर उसको छोड़ देगा, फिर किसको छोड़ देगा, फिर मार्च में भाई एक हफ्ते के लिए फिर उसको जेलर बंद कर देगा अंडा सेल में। तो ऐसे ऐसे करते करते अगर वो 3 महीने पूरे कर देगा ना, 3 महीने में कितने हफ्ते होते हैं, सीधे 8 हफ्ते होते हैं, तो वो 8 बार ऐसा कर देगा ना, तो उसकी इतनी लिमिट है, 3 महीने वो रह सकता है, ठीक है। यही हमारा सेक्शन 12 कहने वाला था, ये लिमिट बता रहा है कि हदें कितनी रहती है। तो कह रहा है 3 महीने से कम है तो एक साथ आप 14 दिन अंडा सेल में बंद कर सकते हो, अगर 3 महीने से ज़्यादा जेल कटवानी है तो आप एक साथ 1 महीने में 7 दिन कर सकते हो। बस यही याद करके रखिए जो मैंने बताया, इतना सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा वो सेक्शन 12, हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 जो कि हमारा आज का लास्ट सेक्शन रहेगा भारतीय न्याय संहिता का। अब देखते हैं एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अब ये देखो जो हमारा सेक्शन 75 आईपीसी का था वो एनहांस पनिशमेंट के रूल दे रहा था, अब हमारा ये हो गया है सेक्शन 13 हो गया एनहांस पनिशमेंट के रूल दे रहा था। तो मान के चलिए एक अपराधी को चोरी के केस में ड्वेलिंग हाउस में जिसमें व्यक्ति लोग बसेरा करते हैं उसमें चोरी की सज़ा हो गई थी, 2015 में हो गई थी। तो मान के चलिए उसको 7 साल की सज़ा हुई थी, तो 2015 में उसको सज़ा हुई थी, तो 7 साल कब हुए, 2022 में वो जेल काट के बाहर आ गया। अब 2023 में क्या होता है, वो व्यक्ति दोबारा चोरी कर लेता है। अब उस व्यक्ति को दोबारा वो एक घर में चोरी कर लेता है 2023 में, अब उस व्यक्ति को भैया 7 साल की जेल नहीं कटवाई जाएगी, क्योंकि अब उसने वही ऑफेंस दोबारा रिपीट कर दिया। अब उसकी पनिशमेंट को एनहांस किया जाएगा, और उसकी पनिशमेंट को अब कितना एनहांस कर दिया जाएगा, उसको अब उम्र कैद तक की भी सज़ा मिल सकती है उसी अपराध के लिए जो उसने सेम टू सेम किया है। तो मान के चलिए उसने पहले भी चोरी की थी 2015 में ड्वेलिंग हाउस में, उसको 7 साल की जेल कटवा दी थी एक जज ने। अब वो 2023 में फिर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उसकी ट्रायल चली। अब उसको जब जज सजा सुनाएंगे, जब उसकी प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव कर देगा प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील की भाई ये तो पहले भी इसको जेल हो चुकी थी, इसको सजा हो चुकी थी, जेल काट के आया था 7 साल की, अब उसको जज फिर 7 साल की सजा नहीं देंगे उसी ऑफेंस के लिए जो उसने पहले किया था और अब किया है, उसको फिर उम्र कैद तक की सजा देंगे। यह है हमारा सेक्शन 13 जो कि हमें सेक्शन 75 आईपीसी में पहले देखने को मिलता था। अब सेक्शन 13 में एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट के रूल्स है, बॉडी पढ़ते सेक्शन 13 की। देखिए whoever having been convicted by a court in India, जो कोई भी कभी भी सजा हुई थी किसी को और अदालत जो भारत में अदालत है उसके द्वारा हुई थी, ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 10 और चैप्टर 17, और कौन से अपराधों के अंतर्गत हुई थी, जो अपराध चैप्टर 10 के अंदर दिए गए हैं और जो अपराध चैप्टर 17 के अंदर दिए गए हैं उसके अंदर हुई थी। तो ऑब्वियसली ये बॉडी और प्रॉपर्टी वाले अपराध है, ठीक है, चैप्टर है, तो इसके अंदर उसको पहले भी सजा हुई थी। अब दोबारा क्या करता है वो, ऑफ दिस संहिता विद इम्प्रिजमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड, और इसको और उस अपराधी को जो पहले सजा हुई थी ना चैप्टर 10 में और चैप्टर 17 के अंतर्गत इस संहिता के भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको 3 साल या 3 साल से ऊपर की सजा हुई गई थी, ठीक है। तो शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर ईदर ऑफ दोज चैप्टर विद लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ टर्म शैल बी सब्जेक्ट for every such subsequent offense to imprisonment for life or to imprisonment with the risk for a term which may extend to 10 years। तो ऐसा करने पर अगर वो दोबारा पाया जाता है गिल्टी, जेल से आने के बाद वो दोबारा चैप्टर 10 और चैप्टर 17 की ऑफेंस, बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस दोबारा कर देता है, तो उस व्यक्ति को
जब सब्सिक्वेंट सज़ा दी जाएगी, जो पहले भी एक ऑफेंस का दोषी था वो जेल काट के आ चुका है, जेल से बरी मतलब बाइज्जत तो बरी तो नहीं, वो जेल काट के आ चुका है अपनी पनिशमेंट पूरी करके, तो अब दोबारा वो अपराध कर देता है तो उसको अब सज़ा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक दी जा सकती है। 10 ईयर्स से लेकर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक उसको अब सज़ा दी जा सकती है। तो मान के चलिए, तो वही एग्जांपल मैं अपना देता हूँ जो मैंने समझा था, इस वे में जो समझा था। अब मान के चलिए जो एक ड्वेलिंग हाउस में कोई चोर चोरी करता है और ड्वेलिंग हाउस में चोरी की, तो भाई ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ ना, तो ये सीधा सीधा फॉल कर रहा है हमारे चैप्टर में, ये हमारा सीधा सीधा फॉल कर रहा है। एक बार देख लेता हूँ मैं चैप्टर 17 क्या कह रहा है, एक बार 1 सेकंड रुकिए, एक बार चैप्टर 17 एक सेकंड रुकिए, ये देखना जरूरी है कि चैप्टर 17 किसका है। हाँ चैप्टर 17 है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो वही कह रहा है, एक व्यक्ति ने एग्जांपल लेते हैं, अब ए एक व्यक्ति है, उसने क्या किया 2015 में एक ड्वेलिंग हाउस में चोरी कर ली। अब ड्वेलिंग हाउस में चोरी की जिसमें व्यक्ति लोग बसेरा करते हैं उसमें चोरी कर ली, तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? भारतीय न्याय संहिता में जो प्रॉपर्टी चैप्टर 17 के अंदर एक धारा दी गई है वो लग जाएगी ड्वेलिंग हाउस में चोरी करने की, ठीक है। तो उसको सजा दी गई है 7 साल, तो उसको मान के चलते उसको 7 साल तक की जेल कटवाने की सजा सुना दी जज ने। 2015 में उसका केस चला, जनवरी में, दिसंबर तक उसकी जजमेंट आ गई। अब वो 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2022 में अपनी जेल की यात्रा खत्म करके बाहर आया, ठीक है। जैसे 2022 में वो बाहर आया तो भाई 2023 में वो एक थोड़े बहुत दिन तो सही रहा, अब 2023 में उसकी दोबारा भूख जाग गई कि भाई दोबारा कुछ अपराध करूंगा। फिर उसने एक और ड्वेलिंग हाउस में फिर से चोरी कर ली, उसने फिर एक और ड्वेलिंग हाउस में चोरी कर ली। मान के चलिए ड्वेलिंग हाउस में चोरी नहीं की, मतलब किसी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस कर दिया, ठीक है। तो ये मान के चलिए, तो हम मान के चले सिंपल ले रहे कि उसने फिर एक ड्वेलिंग हाउस में जहाँ व्यक्ति लोग बसेरा करते वहाँ पे चोरी कर दी, तो अब वो 2023 में फिर से पकड़ा गया। अब दिसंबर 2023 में केस उसका चला, और सॉरी उसका 2023 के स्टार्टिंग में केस चला, अब उसके 2023 के दिसंबर तक उसकी जजमेंट की बारी आ गई। अब उसकी क्वांटम ऑफ सेंटेंस, हमारा लेजिस्लेचर, हमारा स्टैट्यूट, भारतीय न्याय संहिता यही कह रहा है अब उसको 7 साल की सज़ा नहीं मिलेगी। हालांकि उसने ऑफेंस तो सेम किया है जो उसको 2015 में सज़ा मिली थी, पर उसको इस बार उसने जो अपराध किया उसको वो लाइबल है एनहेंसमेंट के लिए, उसको सज़ा कुछ इंक्रीज होकर मिलनी है, क्योंकि उसने बार बार वो कर रहा है, वो हैबिचुअल बन चुका है। अब उसको और कुछ सबक सिखाना जरूरी, तो उसको अब मिलेगी 10 साल से लेकर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक की सज़ा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 13 कंप्लीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। एनहांसमेंट की पनिशमेंट इसमें होती है, ठीक है। एनहांस पनिशमेंट का प्रोविजन सेक्शन 13 था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अबैटमेंट का एक सेक्शन आएगा, सेक्शन एक अबैटमेंट का आएगा, उससे ये सेक्शन 13 सीधा सीधा करेक्ट होने वाला, तो हम आगे जाके इसको और पढ़ेंगे। अब आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है, तो अब हम कल से चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर भाई कोई भी डाउट हो, जब भी ये कोई वीडियो देख रहा हो तो एक बार मेरे से पूछ लेना, अगर कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कल भी देखना, और पहले वाले जो मैं प्ले लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ डेली वीडियो वो भी देखना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कल कमेंट करके बता देना, जब भी कोई वीडियो देख रहा हूँ मेरे को फ़ोन कर देना या मेल कर देना, मैं बताऊँगा आपको। और कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन सेक्शन, जो कि है 14 से लेकर सेक्शन 44 तक, जो कि रेड विद करने पड़ती है हमें सेक्शन 3 के साथ, जो डिक्लेरेटरी प्रोविजन है जनरल एक्सेप्शन के साथ आप रीड करोगे, ठीक है। तो यहाँ आज हमारी क्लास खत्म होती है। अब सी यू, टाटा बाय बाय, हम कल मिलते हैं। सी यू, थैंक यू, बाय बाय।